नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे रीट लेवल 1 की सेकंड यूनिट और उस सेकंड यूनिट में हम पढ़ रहे थे गुणनखंड। तो हमने गुणनखंडों के बारे में पढ़ लिया था कि भाई पहले तो हमने ये पढ़ा था कि कौन सी संख्या अभाज्य होती है, कौन सी भाज्य होती है, संख्याओं के बारे में पढ़ा था। फिर हमने उन संख्याओं के गुणनखंडों को देखा था कि भाई कौन सी संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, किस प्रकार से गुणनखंडों को निकाला जाता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि कुल गुणनखंड कितने होते हैं और अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, ये कैसे निकालते हैं। फिर हमने सम और विषम गुणनखंड निकालने से संबंधित प्रश्न हल किए थे। देखिए आगे अब हम और आगे के प्रश्न हल करते हैं। देखते हैं हमने कितने प्रश्न हल कर लिए थे। चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इससे आगे अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे आगे का जो टॉपिक है वो। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो भी गुणनखंड हो उन गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। अब यहाँ पे देखिए कि भाई गुणनखंड क्या होते हैं और उनके व्युत्क्रम क्या होते हैं, उससे संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले हम छोटी सी संख्या ले लेते हैं। मान लो 6 ली हमने। हमने कहा कि भाई 6 के गुणनखंड करो। यहाँ पे कह रहा है कि सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। तो 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 6 का गुणनखंड एक एक होगा, एक दो होगा, तीन होगा और 6 होगा। यानी कि 6 में किस किस का भाग जाता है? एक का, दो का, तीन का और 6 का। तो इनका करते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब इनका रेसिप्रोकल, यानी कि एक बटे कर दो सबको। तो एक बटे एक प्लस एक बटे दो प्लस एक बटे तीन प्लस एक बटे 6। लघुत्तम ले तो लघुत्तम आ जाएगा 6। 6 में एक का भाग देंगे तो 6 और 6 को एक से गुणा करेंगे तो 6। प्लस 2 का भाग देंगे 3 और 3 को एक से गुणा करेंगे 3। प्लस 3 का भाग देंगे 2 और 6 का भाग देंगे तो 1। यानी कि देखो ध्यान से, यहाँ पे ये इसके क्या थे? सभी गुणनखंड थे। यहाँ पर भी ऊपर क्या आ गए? सभी गुणनखंड आ गए। और भाग में जिस भी संख्या का हम निकाल रहे हैं उसका दे दिया भाग। ये उसके व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा। तो इन सभी का योग कितना होगा? 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 2 12, 12 बटे 6, यानी कि व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा 2। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। एक मिनट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 24 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने यहाँ पे दो तीन तरीके की चीजें हमने पहले पढ़ी थी, वो सब चीजें हम बता देते हैं। सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड 24 को हम लिख सकते हैं 12 6 चौक 24, 6 गुणा 4। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। यानी कि 2 कितनी बार आया? 3 बार। 2 की पावर हो गई 3 और 3 आया एक बार, तो 3 की पावर हो गई 1। अब यदि हमसे यहाँ पे पूछा जाता कि बताओ इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं ये निकालने के लिए क्या करना होता है हमको? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए ये जो पावर होती है इनको जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 4। 4 तो क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। रिपीट करवा रही हूं मैं एक बार, जो पिछली क्लास थी उसको। उसके बाद यदि पूछा जाए कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो कुल गुणनखंड यदि निकालने हो तो हमको क्या करना होता है? इसकी जो पावर होती है उस पावर में एक जोड़ करके आपस में गुणा कर देते हैं। तो यानी कि 3 की पावर 1, 3, 2 की पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ दिया तो 4, और 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिया तो 2। 4 दूनी 8। ये 8 जो है ये क्या मिल गया हमको? कुल गुणनखंड मिल गए। ये चीज हमने की थी। इसके साथ साथ हमने कहा था कि भाई इनके सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों के योग के लिए हमने देखो अ, एक दो तरीके बताए थे। एक तो इनकी पावर को घटते हुए लिख दो। जैसे कि मान लो यहां से मैं शुरू करूं, 2 की पावर कितनी है? 0। फिर प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहां तक। इधर अगर मैं करूं
तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इन सबको अगर मैं ऐड करती हूँ तो यहाँ पे मिलता है हमको 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 3 की पावर 3 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 3 8। इधर हमको क्या मिलेगा? 3 की पावर 0 मिलेगा 1 प्लस 3 एकम 3 3 और 1 4। यहाँ पे मिलेगा 4 और यहाँ पे मिलेगा हमको 3 और 4 7 और 8 15 15 और इधर मिलेगा 4। तो 15 गुणा 4 क्या मिल जाएगा? 60। अगर व्युत्क्रमों नहीं, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना हो तो हमको मिलेगा 60। ये एक मेथड था। दूसरा मेथड हमने ये बताया था कि जो भी पावर होती है, भाई 2 की पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 की 2 माइनस 1। इसी तरीके से 3 की पावर जो भी उसमें 1 जोड़ दो, 3 में 1 है तो अगला जोड़ देते हैं 2 और माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। अब देखो 2 की पावर 4 होता है 16, 16 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 15। क्या बचेगा? 15। 15 बटे 1 गुणा 3 की पावर 2 होता है 9, 9 में से 1 घटाएंगे बचेगा 8 और 8 में यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 और 15 चौके 60। तो वापस से वही योग आ गया 60। अब मैंने कहा कि इनके गुणनखंड अभी मैंने करके बताया 6 का, तो उसी तरीके से यदि 24 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना हो तो सबसे पहले तो उनके सभी गुणनखंडों का योग निकाल लेते हैं, जैसे जो कि आ गया हमारा 60, और फिर उसी संख्या का भाग दे देते हैं जो कि संख्या हमारी है जिसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो भाग में दे दिया हमने 24। 12 से कट जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा 5/2, जो कि यहाँ पे है ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार इसको वापस से मैं कर देती हूँ क्लियरली। देखिए, हमको व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो क्या करना है? देखो, जो भी संख्या दे रखी है सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जो कि कितने हैं? 8 गुणा 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1। हमको करना है इनके व्युत्क्रमों का योग हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इनके सभी गुणनखंडों का योग निकाल लेना है। कारण क्या है वो अभी मैं जस्ट बता चुकी हूँ। तो सभी गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो पावर जो भी दे रखी है उसमें 1 जोड़ देंगे, 3 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 4। उसमें से 1 घटा देंगे और नीचे यहाँ पे ये चीज जो आई है, ये इसी को सेम एज इट इज नीचे लिख देंगे, 2 माइनस 1। गुणा करके ऐसा ही 3 के साथ करेंगे, 3 की पावर 1 है, 1 और जोड़ देंगे 2 हो जाएगी, माइनस 1 और नीचे लिख देंगे 3 माइनस 1। ये हो गई 3 और 1 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16, 16 माइनस 1 करेंगे तो 15, 15 में 1 का भाग देंगे तो 15। इधर 3 की पावर 2 कितनी हो गई? 9 हो गई, 9 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 8 और 8 में 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। 15 चौके कितना आ गए? 60 आ गए। हमने कहा कि पहले तो सभी गुणनखंडों का योग निकाल लें, उसके बाद जो भी संख्या उसका इसमें भाग दे दे, तो यानी 24 का भाग दे देंगे तो 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। ये आ जाएगा 5/2। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कहा कि भाई 60 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग लिखना है, तो 60 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 60 के अभाज्य गुणनखंड 60 किसके बराबर होता है? 6 गुणा 2 लिख सकते हैं, सॉरी 6 गुणा 10, 6 गुणा 10, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। यानी कि देखो यहां से हमको क्या मिल गया? 2 की पावर तो मिल गई 2, 3 की पावर मिल गई 1 और 5 की पावर मिल गई 1। अब हमें निकालना है सभी गुणनखंडों का पहले योग और फिर उसमें देना है 60 का भाग। तो कैसे निकालते हैं योग? पहले तो जो भी 2 की पावर है उसमें 1 जोड़ो, 2 की पावर 2 है तो 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1 और बटे 2 माइनस 1 गुणा अगला 3, 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, फिर माइनस 1 और बटे 3 माइनस 1, फिर गुणा 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 में 1 और जोड़ेंगे तो 2, माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। 2 की पावर 3 होता है 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 7 और बटे में आएगा 1 गुणा यहाँ पे 3 की पावर 2 होता है 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 और यहाँ बचेगा 2, 8/2 यानी कि 4 गुणा 5 की पावर
2 यानी कि 25, 25 में से एक घटाया तो बचा 24 और नीचे 5 में से एक गया तो 4, 24 में 4 का भाग देंगे तो 6। देख 25, 5 की पावर 2 25 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1 4, तो कितना आ गया 24 बटे 4। 24 बटे 4 कितना होता है 6। यहाँ पे देखिए ये हमने ये अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सभी गुणनखंडों का योग आ जाएगा। हमको इसका व्युत्क्रम निकालना है तो जो भी संख्या थी हमारी उसका दे देंगे भाग, तो भाग दे देंगे हम 60 का, काट देंगे यहाँ से कट जाएगा 10 बार, फिर 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि 7 दूनी 14 बटे 5। व्युत्क्रमों का योग क्या होगा 14 बटे 5। अब बताइए यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है 14 बटे 5, ये रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 14 बटे 5। समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से 120 का करें तो देखो 16 गुणा 60 गुणा 2 120 होता है, यानी कि 2 की पावर एक और बढ़ जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं लिखूं तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे अभाज्य 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। चलिए क्या करते हैं हम, जो भी 2 की पावर है इसकी पावर को 1 बढ़ाते हैं, 3 है 3 की जगह क्या कर दे 2 की पावर प्लस 1 करके 4, यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुणा 3 की पावर 1 है तो इसकी पावर 2 कर दे, 3 की पावर 2 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 गुणा 5 की पावर 2 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। चलिए 2 की पावर 4 होता है 16, 16 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 17 और 17 में एक का भाग देंगे तो 17 ही आएगा। 3 की पावर 2 9, 9 में से एक घटाया 8, 8 में 2 का भाग दिया 4। ये तो सारी चीजें सेम आएंगी और यहाँ कितना आ जाएगा या वापस से यही 6। 5 की पावर 2 25, 25 में से एक घटाया 24, 24 में 4 का भाग दिया तो 6। अब इसमें भाग किसका देना है, भाग देना है जिस भी संख्या के हम व्युत्क्रमों का योग निकाल रहे गुणनखंडों का उसका, यानी कि 120 का। 6 से काट देंगे 6 दूनी 12 20, 4 से काटेंगे 4 पंजू 20, यानी कि 17 बटे 5 इसका 17 बटे 5 इसका सही जवाब लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। इसका सही जवाब क्या होगा 17 बटे 5। ठीक है चलिए, ये कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। 120, 6 दूनी 12 20, 4 पंजू 20, 5 17 बटे 5 सही है, 17 बटे 5 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है यदि n बराबर 2 की पावर 31 प्लस 3 की पावर 2 की पावर 32 प्लस 2 की पावर 33 है तब n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, देखो इन सब में से यदि मैं 2 की पावर 31 कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 31, क्या बच जाएगा यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1 प्लस यहाँ से बच जाएगा 2 की पावर 2। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 2 की पावर 31 और 7 की पावर 1। तो कितने धनात्मक गुणनखंड है 31 और 1 32। इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो 2 की पावर 31 है और साथ में एक हो रहा है, यानी कि 32 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्या चक्कर है इसकी, यहाँ भी ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 32। एक मिनट, यहाँ पे कितने धनात्मक गुणनखंड की बात कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया अभाज्य गुणनखंड तो है 32। हाँ अभाज्य गुणनखंड तो क्या है, अभाज्य गुणनखंड तो है 32। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे तो 32। अब अगर कुल गुणनखंड पूछे धनात्मक गुणनखंड तो देखिए 2 की पावर 32 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुणा 7 की पावर 2 माइनस 1 बटे 7 माइनस 1। ये तो काफी बड़ी संख्या सॉरी,
31 7 32, ये यहाँ पे गलत ही लिखा हुआ था, यही पूछा है इसने। अभाज्य गुणनखंड ही पूछे क्योंकि काफी बड़ी संख्या आ जाएगी। 2 की पावर 32 को अगर हम 2 की पावर 32 तो काफी बड़ी नंबर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो अभाज्य गुणनखंड ही पूछा था, शायद लिखने में मिस्टेक हो गई होगी। चलिए अब बात करते हैं हम, ये तो हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक की बात कर रहे हैं, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे जहां पे एम दिखे वहां मल्टीपल यानी कि गुणांक की गुणज की बात होगी, और जहां पे एफ दिखे वहां फैक्टर यानी कि गुणनखंड की बात होगी। और अब आप एक चीज समझ लो बिल्कुल ध्यान से, कि जो भी गुणज होता है, किसी भी संख्या का गुणज होता है, जैसे मान लो मैं 4 की बात करूं, यहाँ पे किसी भी संख्या का गुणज होता है, जैसे मान लो 4 की बात करें तो 4 के गुणज या तो 4 के बराबर होगा या 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो भी लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो या तो जो भी नंबर दे रखे हैं उनमें से सबसे बड़े नंबर के बराबर होगा या उससे भी बड़ा होगा। एक चीज ये समझ लेना। दूसरी चीज यहाँ पे एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे बात हो रही है फैक्टर की। और फैक्टर अगर हम देखें, जैसे मान लो मैं 4 के फैक्टर की बात करूं तो 1 2 और 4 होते हैं, तो इसके जितने भी फैक्टर होते हैं वो या तो 4 के बराबर होगा या फिर 4 से भी छोटा होगा। तो जो भी कॉमन फैक्टर आएगा वो फैक्टर या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा और या उससे भी छोटा होगा। ये चीज बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देने वाली है। काफी सारे प्रश्न इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला है, अलग अलग तरीके से भी बता दूंगी मैं। 24 36 और 42 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहां पर एक सबसे बड़ी चीज है कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम नाम तो इसका लघु है, लीस्ट है, लेकिन इसकी वैल्यू जो आती है वो उन सभी नंबरों में या तो सबसे बड़े नंबर के बराबर आती है या उस बड़े नंबर से भी बड़ी आती है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा फैक्टर, लेकिन फिर भी वो सबसे छोटे नंबर के बराबर या उससे भी छोटा आएगा, ये ध्यान रखना है। हम्म क्या बात कर रहे थे हम? 24 36 और 42 का एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अगर यहाँ पे गलती अगर कर दी तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। चलिए अब इसका क्या तरीका हो सकता है एलसीएम एचसीएफ निकालने के। देखिए एक तो यहाँ पे पूछा है एलसीएम, तो एक तो तीनों को एक साथ रख करके निकाल लो। 24 36 और 42 तीनों को एक साथ रखो और भाग दे दो। सबसे पहले तो वो अभाज्य संख्या ढूंढो जिसका इन तीनों में भाग जाता हो, जिसका इन तीनों में भाग जाता हो। तो सबसे पहले तो 2 3 5 अभाज्य संख्या आपको मालूम ही है, वो सारी अभाज्य संख्याओं को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का ही भाग जा रहा है, तो 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें वो संख्या ढूंढनी है जिसका सबसे पहले तो वो ढूंढनी है जिसका तीनों में भाग जाता हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा 21। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम एचसीएफ निकालते तो हमें क्या करना होता? एचसीएफ निकालते तो हमको वापस से एक ऐसा नंबर ढूंढना होता जिसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाता हो, यदि कोई है तो। देखो मैं साथ साथ एचसीएफ में निकाल देती हूँ। देखो तीन तीन का भाग इन तीनों में जा रहा है, तो एचसीएफ में हमें इस 3 का डिवाइड करना होता। 3 चौक 12, 6 तिया 18 और 7 तिया 21। फिर हमें वापस से एचसीएफ के लिए तो सभी ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढना होता, लेकिन अब इसमें आगे कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये जो आया ये एचसीएफ हो जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना हो तो वो हो जाएगा 2 गुना 3। लेकिन यदि एलसीएम निकालना है तो हमें यही नहीं रुकना है, हमें और आगे चलना है। अब आप यूं कहोगे कि भाई 7 यहाँ पे अभाज्य संख्या आ गई तो इसमें 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, तो बस अब आगे हम भाग नहीं दे, ऐसा नहीं है। यदि 3 या 3 से अधिक संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो
तो पहले तो सभी संख्याओं में भाग जाने वाले नंबर ढूंढना है, उसके बाद अगर नहीं जा रहा है तीनों में तो फिर ऐसा नंबर भी ढूंढना है जो किन्हीं दो में जा रहा हो। तो देखो ये दो में दो का भाग इन दोनों में जा रहा है, तो यहाँ दे देंगे 2 बार और यहाँ जाएगा 3 बार और 7 का रह जाएगा 7। अब 2, 3 और 7 ये तीनों सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य, हाँ देखिए सह अभाज्य संख्या बताना मैं शायद रह गया या पता नहीं बताया कि शायद नहीं बताया पिछली क्लासों में, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ सह अभाज्य संख्या क्या होती है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सह अभाज्य या को प्राइम नंबर। देखो मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 10 और एक नंबर मान लो मैंने ले लिया 21। बताओ क्या ये 10 जो है ये भाज्य है कि अभाज्य है? आप कहोगे कि भाई ये भाज्य है। इधर से 21 की बात करें तो 21 भी भाज्य है, लेकिन क्या इन 10 और 21 के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है? क्या कॉमन गुणनखंड है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? हम कहेंगे कि भाई नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कि उन वो चाहे भले ही वो भाज्य हो या अभाज्य हो, उस नंबर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि कोई ऐसी संख्या आ जाती है, दो नंबर ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। अगर मैं इसके गुणनखंड की बात करूं तो 2 और 5 आएंगे, और 21 की गुणनखंड की बात करूं तो 3 और 7 आएंगे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फिर ये दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। समझ गए को प्राइम नंबर क्या होता है? तो हमें ये काम जब तक करना है जब तक कि नीचे को प्राइम नंबर नहीं आ जाए, यानी कि ऐसा नंबर नहीं आ जाए जो कि क्या हो, आपस में किसी भी नंबर से उसका कॉमन फैक्टर नहीं हो, तब तक हमको ये काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ गया। अब देखो इसको इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 3, इधर से 2 गुणा 2 और इधर से 3 गुणा 7, इन सबका मल्टीप्लाई करना है, कैसे भी कर लो आपको जैसे इजी लगे। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और इधर से 7 तिया 21, 24 गुणा 21। यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा 48, तो कितना आ जाएगा 504। तो ये रहा ऑप्शन सी 504, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 90, 60, 75 और 35 का एलसीएम बताइए क्या होगा। 90, 60, 75 और 35 का एलसीएम, लेस है पे भी लिखा हुआ आ सकता है, एलसीएम भी आ सकता है, लघुत्तम समापवर्तक भी आ सकता है। ले और एल ये चीज आप ध्यान रखना, ले और एल अगर एक सेम मिल जानी चाहिए, सारी चीजें एक होती है। एचसीएफ को मैसे पे बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। चलो 90, 60 और 75 का एलसीएम निकालेंगे तो या तो देखो ऐसे निकाल लो, 90 का पहले अलग 90 का निकालेंगे। 90 का कितना होता है, 90 होता है 45 गुणा 2, 45 होता है 5 गुणा 3 तो यहाँ से 90 के लिए आ जाएगा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। 60 का करेंगे तो 12 × 5 = 60, 12 का होता है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 75 की बात करें तो 15 × 5 = 75, यानी कि 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। और अगर 75 के बाद 35 की बात करें तो 7 गुणा 5 होता है, यानी कि 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ऐसे भी निकाल सकते हो। अब इनमें एलसीएम पूछा है, लैसे पे पूछा है, तो उच्चतम घात लिख दो सबकी। 2 की उच्चतम घात 2, 3 की उच्चतम घात 2, 5 की उच्चतम घात 2, 7 की उच्चतम घात 1। बस ये हो गया इसका एलसीएम। ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 3 तिया 9, ये हो गया 25 और ये हो गया 7। तो यहां से अगर हम बात करें तो 25 को 4 से गुणा करें 100 और 9 7 63, यानी कि 6300 इसका क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। ये हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि यदि कोई संख्या एलसीएम हमने निकाल ली है, जैसे कि यहाँ पे 504 निकली थी, तो इस 504 में इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ऐसे भी आप देख करके निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे ऑप्शन से अगर आप चेक करना चाहो तो 480 में 24 का भाग देके देख लो, 36 का देके देख लो, 42 का देके देख लो। इन सब का यदि भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ही इसका एलसीएम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना।
तो और सबसे दूसरी चीज, सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले नहीं देखना है, क्योंकि लीस्ट नंबर चाहिए। हो सकता है कोई आपस में ऐसी संख्या हो जो एक दूसरे की गुणज हो, तो उसमें तो भाग जाएगा ही जाएगा ना। जैसे मान लो ये 504 था, अगर इसका एक ऑप्शन 1008 भी होता, तो इसमें भी इन सभी का भाग जाता। लेकिन हमको ये वाली नहीं चाहिए, हमको इससे भी छोटे अगर है तो वो चाहिए, तो ये आ जाता है हमारा इसका आंसर। ये भी ध्यान रखना। देखो, अब यहाँ पे मैंने बात की एलसीएम की, तो एलसीएम में तो हमें क्या लिखनी होती है, उच्चतम घातें लिखनी होती है और उसका मल्टीप्लाई करना होता है। एचसीएफ निकालना होता तो न्यूनतम घातें लिखनी होती। देखो, 2 की घात इनमें नहीं है तो 2 की घात हम नहीं लिखते, 3 की घात इसमें नहीं है, 3 की भी नहीं लिखते, 5 की घात सभी में है तो 5 की घात 1 है मिनिमम, और 7 किसी में नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होता वो कितना होता, वो होता 5। ठीक है ना। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है 36 और 48 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 36 और 48 का एचसीएफ। अब एक बात यहाँ पे मैं और बता देती हूँ, एचसीएफ का मतलब कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इसका जवाब होगा वो इन दोनों का फैक्टर होगा, यानी कि जो भी उत्तर आएगा उसका भाग 36 में भी जाएगा और 48 में भी जाएगा। देखो 6 का देखें तो हाईएस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, हाईएस्ट सबसे बड़ा। तो देखो 6 का भाग जा रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या नहीं, हम सबसे बड़ी से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा है 18, 18 का भाग अगर हम 36 में देते हैं तो 18 दूनी 36, 2 बार जाता है। 3 अगर इसमें देते हैं 48 में तो 18 दूनी 36, 18 54, इसमें नहीं जाता, इसका मतलब 18 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर 14 की बात करें तो 36 में इसका भाग नहीं जाता, तो ये भी नहीं होगा। 12 की बात करें तो 12 तिया 36 और 12 चौक 48, दोनों में जा रहा है, इसका मतलब इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। 6 का भी दोनों में जाएगा, लेकिन हमने क्या कहा, हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट यहाँ पे कौन सा है, 6 और 12 में से 12 है। तो यहाँ पे ये चीज भी ध्यान दे करके देख सकते हो, या फिर इसको निकाल लो, 36 लिखो और इधर 48 लिखो, 2 का भाग दे देंगे, ये जाएगा 18 दूनी 36 और 24 दूनी 48, फिर 2 का जाएगा 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24, फिर 3 का जाएगा दोनों में 3 और 4। अब ये यहाँ पे ये सहभाज्य आ गई, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 216, 288 और 320 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 216, 288 और 320 लिख देते हैं तीनों को एक साथ, या फिर इसका एक विधि और है, एक विधि और है, क्या है, भाग विधि। देखिए भाग विधि से भी काफी बड़े बड़े जो जो ये जो संख्या है बड़ी बड़ी आ जाती है ना कहीं भी, तो उनको हम भाग विधि से ज्यादा जल्दी सोल्व कर सकते हैं। किसमें, एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड है वैसे एचसीएफ निकालने के। तो भाग विधि में क्या करेंगे, देखो सबसे बड़े नंबर जो होता है ना उसके अंदर उससे जस्ट छोटे वाले का भाग दे दो, 720 में भाग दे दो 288 का। अब देखो एक और मेथड बताऊंगी जो भी आप मतलब, पर ये है कि आपको वो बहुत सारे अगर प्रैक्टिस है तो ही उन मेथड से आप कम कर सकते हो। यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो 3 8 24 नहीं, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 2 दूनी 4 और 1 5, कितना बचेगा, ये बचेगा 4, 11 में से 7 गए 4 और ये बच गया 6 में से 5 गए 1। फिर इसका भाग दे देंगे किसमें, 2 8, 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और यहाँ पे 144। अगर कहने का मतलब इन दोनों का एचसीएफ होता तो अंतिम भाजक जो होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, तो इन दोनों का तो क्या हो गया 144। अब क्या करते हैं, जो तीसरा बच गया ना 216, उसमें 144 का भाग दे देते हैं, भाग जाएगा एक बार 144, कितना बच गया 2, 11 में से 4 गए 7, 144 में दे देंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 144 बच गया 0। अंतिम भाजक जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखो एक मेथड और बताती हूँ, बताओ क्या ये मेथड समझ में आया, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये भी ये मेथड उसके लिए काफी अच्छा है जिसमें काफी बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, जिनके हमें जो है गुणनखंड करने में काफी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। 2-3 बार करेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि भाग देना तो सभी को आता है। देखिए एक मेथड और देखते हैं। देखो देखो एक चीज बताओ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा कोई नंबर होगा जो किसी एक इनमें से किसी के गुणज होंगे, ये सारे सबका सब में भाग जाएगा। तो इसका मतलब जैसे मान लो एक चीज देखो, मान लो किसी का एचसीएफ जो है वो मतलब कोई भी संख्या है, जैसे 24
42 और 48। अगर मैं कहूं कि भाई इसका एचसीएफ निकालो, तो आप कहोगे कि भाई इसका एचसीएफ क्या होगा। देखो 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 का भाग इन दोनों में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। 24 के अगर हम गुणनखंड देखें तो 24 के गुणनखंड होते हैं 2, 3, 8, 6, 12 और 24। तो 12 का तो जा नहीं रहा। अगर 8 की बात करें तो 8 या 24, 8 पंजे 40, इसमें नहीं जा रहा तो 8 भी नहीं होगा। 6 की बात करें तो 6 चौक 24, 6 सत्ता 42 और 6 आठ 48, इसमें जा रहा है। यानी कि इसका आप कहोगे कि भाई इसका एचसीएफ जो है वो 6 होगा। चलो मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ, इस तरीके से आपको नहीं देखना है। मैं तो एक सिर्फ जर्नल एक बात बता रही हूँ, इसमें देखो आपको क्या बताना चाह रही हूँ मैं, वो देखना। आपको ये पता चल गया कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ उसको देखना, कि भाई 6 का भाग इसके अंदर जा रहा है। आप देखो एक चीज देखो जो मैं बताना चाह रही हूँ वो क्या है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो क्या है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 18। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो इन दोनों के बीच का जो एलसीएम होगा, सॉरी एचसीएफ होगा, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो एक बार इस प्रश्न को करके देखते हैं। 216 और इसके बीच का डिफरेंस निकालो। 8 में से 6 गए 2, यहाँ बचेगा 7, 72। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 - 8 2, 11 में से गए 3 और ये बच गए यहाँ पे 6 में से 2 गए 4। अब देखो 72 बच रहा है एक तरफ और एक तरफ बच रहा है 432। तो अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। या तो 72 हो सकता है या 72 से कम हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके फैक्टर करके देख लो। अगर इसके फैक्टर अगर यहाँ पे ऑप्शन में है तो उन सब में इसका भाग दे के देख लेना, आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट ही आ रहा है 72, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। 476 और 425 का मैं से पे बताना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। देखो 6 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गया 5, कितना बचा 51। अब या तो 51 इसका में से पे होगा या फिर 51 का कोई भी गुणनखंड। तो पहले 51 का भाग देके देखो, इसके अंदर 51 का भाग देंगे तो 8 पंजे 40 होता है। 9 से देंगे तो ये हो जाएगा। 4 से 8 से देंगे तो 8 400, ये मतलब 8 के इसमें भाग नहीं जा रहा है 51 का। इसका मतलब 51 इसका जवाब नहीं होगा। तो 51 के टुकड़े करें तो कितना हो जाएगा 17। तो 17 का भाग इन दोनों में जाएगा। लेकिन यहाँ पे मत करना इस तरीके से आप, क्योंकि आप गलतियां कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है तभी हम कर पाएंगे। चलो इसको भाग विधि करके देखो। देखो कितना इजी तरीके से हो जाएगा। 476 में भाग दें 425 का, एक बार जाएगा 425, घटाएंगे तो अभी कितना बचा था 51। इस 51 का भाग देंगे 425 में, कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 बार जाएगा तो कितना बचेगा 408। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, 17 और 17 का भाग देंगे 51 में, 3 बार जाएगा और बच जाएगा 0। यानी कि अंतिम भाजक क्या है 17। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 17। नेक्स्ट देखिए, ये एचसीएफ प्रश्न आया हुआ है 2017 में। रीड 2017 में प्रश्न आया हुआ है। इन दोनों का एचसीएफ इसके बराबर है और x प्लस वाई बराबर 7 है। तो x माइनस वाई का मान क्या है। देखो पहले तो 1032 और इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 1032 में भाग देंगे 408 का, तो कितनी बार जाएगा देखो, 2 बार जाएगा। 2 बार करेंगे तो 816। 32 में 16 घटाए 16 और यहाँ बच गया 216। 216 का भाग दे इसमें, वापस से 408 लिख दे तो एक बार ही जाएगा 216। ये बच जाएगा 8 में से 16 गए 2, यहाँ 10 में से 1 गया तो बच गए 9। 192। 192 का भाग वापस से 216 में देंगे तो वापस से एक बार जाएगा और 192, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा वापस से 2। फिर इसका भाग 192 में देंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 7 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 8 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 0। यानी कि 24 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 24 क्या आ गया एलसीएम आ गया। चलो एक बार देखते हैं इसका। 24 एलसीएम आ गया है, सॉरी एचसीएफ आ गया 24।
यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, 1 मिनट, हम कहें कि 1032 एक्स माइनस 408 वाई ये बराबर है किसके, 24 के, और x प्लस वाई बराबर है किसके, 7 के। तो यहाँ अगर मैं 408 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 408, ये भी 408 और ये गुणा 408। इसको करेंगे तो 56, 8 सौ तो 56 और 7 चौक 28, इतना आ जाएगा। जोड़ेंगे तो इसको ये कैंसिल और ये जुड़ करके कितना हो जाएगा, 32 और 8 40, यानी कि हो जाएगा 1440। ठीक है, और ये इधर से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 7 और 1 8, 0 और ये 3, 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 2। अगर इस यहाँ पे आएगा x, काटेंगे तो 2 बार कटेगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 2। x का मान यदि यहाँ पे 2 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। x और y का मान आ गया। अब कह रहा है कि x माइनस वाई किसके बराबर है, x का मान है 2 और y का मान है 5, तो 2 माइनस 5 बराबर माइनस के 3। ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, यदि कुछ भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के प्रश्न आए हुए हैं, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। देखो, यदि एलसीएम निकालना हो भिन्नों का तो क्या करना होता है, जो भी एलसीएम पूछा है तो अंशों का वही चीज करना होता है, विपरीत चिन्ह हर के साथ करना होता है, यानी कि ऊपर सेम और नीचे अलग। एचसीएफ तो अंशों का एचसीएफ, हर का एलसीएम, एलसीएम तो अंशों का एलसीएम, हर का एचसीएफ। देखो, ये भी प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में। 1/2, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/5 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो एलसीएम के लिए अंश का तो क्या करना है, एलसीएम, और हर का एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम निकालो, 1 2 5 और 4, 2 और 4 का एलसीएम 4 और 4 को 5 से गुणा किया तो 20, एलसीएम तो आ गया हमारा 20। नीचे निकालना एचसीएफ, तो देखो 3 9 और 6, इन तीनों का तो एचसीएफ आ जाएगा 3, लेकिन इसमें 5 का एचसीएफ नहीं होगा तो ये आ जाएगा 1, यानी कि इसका जवाब जो है वो 20/1 है, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहां भी एलसीएम पूछा है तो पहले तो निकाल लो एलसीएम 3 का, 3 6 और 8 का। तो देखो 3 3 6 और 8, इनका निकालेंगे तो सबसे पहले 2 का करेंगे 3 3 और 4, फिर 3 का करेंगे तो 1 1 और 4, 3 दूनी 6 चौक चौक 24। एलसीएम तो आ गया 24, ऊपर तो आ जाएगा 24 और नीचे आएगा एचसीएफ। देखो 4 7 और 9 सारी की सारे आपस में सहभाज्य है, तो इसका 24/1 यानी कि उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 5/7, 7/8 और 8/9 का एचसीएफ, यानी कि अंश का पहले एचसीएफ। 5 7 और 8 में अगर देखें तो 5 7 और 8 में तीनों ही सह अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ आ जाएगा 1, और नीचे की संख्याओं का एलसीएम, नीचे भी सभी अभाज्य, तो इन सभी का गुणा, यानी कि 8 गुणा 7, 8 7 56, 56 गुणा 56, क्या चक्कर हो रहा है, 56 गुणा 9 क्या आ जाएगा, 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, 1/504, ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। के बाद कुछ पॉइंटों की अगर बात करें तो पॉइंटों में अगर दे रखे हो तो उसके एचसीएफ क्या निकलेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जितने भी पॉइंट के बाद सबसे मतलब सारे सभी को ध्यान से देखना है, और सबको पॉइंट के बाद समान अंक बना लेने। 2 है तो सब में 2 2 बना लेंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं तो इसमें भी 2 कर देंगे। अब डायरेक्ट संख्या लिख दो, 108, 36 और 90। एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ निकाल लेंगे, 2 से करेंगे 54, 18 और 45, फिर 2 से करेंगे, नहीं जाएगा, 2 से 3 से जाएगा। अब देखो
3 से करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा 3 18 ते 54, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 15। एचसीएफ निकालना है ना हमको। 3, 6 और 15, वापस से 3 से चला जाएगा और ये बच जाएगा 6, 2 और 5। अब आगे नहीं जाएगा, तो 3 तिया 9 दूनी 18। एचसीएफ कितना आ गया 18। और पॉइंट के बाद कितने अंक थे? 2 अंकों, 2-2 अंक थे सबके लिए, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो पॉइंट 18 जो है वो इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। चलो एक सवाल और देख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सब में पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 अंक है, लेकिन यहाँ 2 है, तो सब में 2-2 अंक कर दो। ये 2 अंक हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। 90, 18, 360 और 720। ध्यान से देखो, 18 का पहाड़ा अगर हम बोले तो सब में जा रहा है 18 का भाग, क्योंकि सबसे छोटी संख्या से छोटा या फिर उसके बराबर हो सकता है, तो 18 का भाग सब में जा रहा है, तो इसका मतलब 18 इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, एलसीएम निकालना है इसमें। एलसीएम निकालना है, देखो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 18 का भाग 72 में जा रहा है, 90 का भाग भी जा रहा है और 360 का भी जा रहा है, यानी कि 720 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 7.2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे की जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। आज के लिए वीडियो इतनी ही। कमेंट करके बताइएगा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया, अगर कोई प्रश्न, तो उसका लिख करके मुझे भेजिएगा, उसको दोबारा से कल करवा देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें।